ओके हेलो नमस्कार। मेरा नाम हरीश रावटे और चलिए अब हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो का ये नेट सिलेबस है कॉमर्स सब्जेक्ट का। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए जो नेट का सिलेबस है सब्जेक्ट 2 है ये, यानी कि ये पेपर 2 है, सेकंड पेपर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का रहता है। सब्जेक्टिव यानी कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट का है। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए थे उस सब्जेक्ट का। तो ये जो सिलेबस है ये बेसिकली 10 यूनिट का होता है। इस 10 यूनिट में पूरे आप जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर पीजी तक जो भी पढ़े हैं वो सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। जो आपने 5 साल में जो पढ़ा है उस चीज़ को आप यहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को, नॉलेज को। तो तो चलिए देखते हैं शुरू से 1 से लेकर 10 यूनिट तक क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पहले यूनिट में है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, यहाँ 2 सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरे यूनिट में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग अलग पढ़ते थे, ऑडिटिंग अलग पढ़ते थे, 2 सब्जेक्ट। तो इसको यूनिट 2 में इंक्लूड कर दिया है। वैसे तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस देखेंगे तो अकाउंटिंग करने के बाद अकाउंटिंग के प्रोसेस में रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को क्या होता है, चेकिंग होता है। वो चेकिंग क्या कहलाती है, ऑडिटिंग ही कहलाती है। तो एक कंप्लीट सब्जेक्ट ही है, बट हम लोग कॉलेज लेवल पे हम लोग क्या किए थे, इसको अलग अलग पढ़े थे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट 4 में है बिजनेस फिनेंस। यूनिट 5 में है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। ठीक है, तो एकदम रिलेवेंट है ये दोनों सब्जेक्ट भी, कि रिसर्च मेथड जो होता है पूरा एक एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जो रिसर्च जब होता है तो पूरा ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें चेकिंग होती है, सारा डाटा कलेक्शन होता है। और डाटा कलेक्टेड डाटा को जो है एनालाइज करना होता है। वो कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं वो हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप में एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। यूनिट 6 जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस क्या हो गया, एक पूरा टोटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ह्यूमन रिसोर्स जो है काम करते हैं, तो इन चीज़ का मैनेजमेंट, पूरा ओवरऑल बिजनेस का भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स जो है वहाँ के उनका भी मैनेजमेंट, तो इस चीज़ के बारे में है। यूनिट 7 जो है बैंकिंग एंड फिनेंस इंस्टीट्यूशन। यूनिट 7 में है बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद यूनिट 8 में है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। यूनिट 10 में है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो जो लोग भी अगर ऑनर्स में किए हैं, ऑनर्स में बेसिकली कॉमर्स में एक साइड होता है मार्केटिंग, एक सब्जेक्ट होता है ऑनर्स में मार्केटिंग, और दूसरा होता है फिनेंस, बैंकिंग भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑनर्स वाले होते हैं। तो ये सब का सारा जो है कंप्लीट इंक्लूजन हुआ है यहाँ पे। नेट के जो सब्जेक्ट होता है, नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो सारा जो है चीज़ें पूछे जाते हैं वहाँ से। अब चलिए, अब ये तो हम लोग हेडलाइंस टाइप का कुछ देख लिए। अब हम देखेंगे इसको ब्रीफली। अब इस सिलेबस को हम लोग थोड़ा ब्रीफली में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में क्या था, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि मैं पहले कहा था कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो जिसमें इसके अंतर्गत हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, क्या इसके डिफिनेशन, क्या इसके मीनिंग एंड डिफिनेशन को समझेंगे कि क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन। ठीक है, तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट जब हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ज़्यादा देखेंगे। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक देश के जो, एक कंट्री जो है, एक, ठीक है, एक देश है, उसके जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं। देखिए बेसिकली तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी 2 तरीके से होती हैं, और बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं इकोनॉमिक की। तो वहाँ पे जो मेजर पॉलिसीज़ जो हैं होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं और फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिक्स भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस में, इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, तो ये सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट,
तो उनके रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब हाँ ये तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर जो सरकार है उसका क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में है। उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट में देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, ठीक है, तो बिजनेस किस पे डील करता है, कंज्यूमर से, कंज्यूमर पे डील करता है, कंज्यूमर ही है उनका मेन सोर्स, रेवेन्यू सोर्स, ठीक है, कंज्यूमर से ही उनको रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखेंगे, फेमा के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये भी एक इन्वायरमेंट है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, क्या इनके इन्फ्लुएंस है, बिजनेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक कॉर्पोरेट जो है, ठीक है, एक बिजनेस जो है, टाटा, जैसे कि टाटा समूह हो गया, टाटा ग्रुप्स हो गया, ठीक है, तो एक टाटा ग्रुप क्या करता है, हॉस्पिटल बनवाता है, ठीक है, स्कूल्स बनवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, पेड़ लगवाते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम भी कॉर्पोरेट में क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में जानेंगे और गहराई से। अब उसके बाद स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखिए हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे देख लिए यहाँ तक। अब इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब उसके स्कोप्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके ड्राइवर्स क्या हैं, क्या क्या है जो ग्लोबलाइजेशन को लेकर जाते हैं आगे, ठीक है। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके क्या सा सिद्धांत है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें क्या है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, टैरिफ यानी कि वही सीमा शुल्क जो होता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, तो ये सब हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा यूनिट में हम थोड़ा आगे आ गए हैं, ठीक है। ओके ओके, 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। माफ़ करना ये बार बार हो रहा है। ओके, ठीक है। थ्योरीज ऑफ देखें हम लोग, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या रोल है बिजनेस के अंतर्गत, ठीक है। टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम एंड होम होस्ट कंट्रीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम, ठीक है। दो तो एफडीआई जो है जो होम कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया है, वो सबको आमंत्रण कर रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, फॉरेनर्स को, ठीक है। तो जो जो फॉरेनर्स हो गए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और होम क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो एफडीआई है उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए, होस्ट कंट्री के लिए और होम कंट्री के लिए, राइट। ट्रेड एंड एफडीआई, ठीक है, इंडियाज़ एफडीआई पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम लोग 12th में पढ़े हैं, बीपीओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट्स, ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, एशियन शार्क, ये सब क्या है, यूरोपियन यूनियंस हैं, ठीक है, एशियन, ये सारी कुछ यूनियंस हैं, ठीक है। ये सब बिजनेस के लिए, बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए सारी चीज़ें यूनियन बने हुए हैं, तो इनका क्या इम्पोर्टेंस रोल है एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 2,
अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बेसिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड पर, ये तो हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड postulates, partnership accounting, admission, retirement, death, dissolution and insolvency of partnership firm, corporate accounting, issues for feature and reissues of share, ये कंपनीज में होती है, कॉर्पोरेट में होती है नहीं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, एमैल्गमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ठीक है, होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, तो यहाँ इन सब कंपनीज में किस तरीके से अकाउंटिंग बनती है सर। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, ABC, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, राइट। ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। तो ये सारी चीज़ें हमको ऑडिटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगी। अब यूनिट 3 में आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है ये भी, हम लोग इसको फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, राइट। अब इसके मतलब तो हम जानते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ थ्योरीज पार्ट हैं, डिमांड एंड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, यानी कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेंटरेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। यूनिट 4, अब देखिए यूनिट 4 में बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या क्या सोर्स होते हैं, ठीक है। एक तो बोरोविंग सोर्स होता है जहाँ से हम उधारी ले सकते हैं, और दूसरा जो है हम अपने शेयर बेच के जो है फंड रेज कर सकते हैं, तो ये सोर्स हैं, ठीक है। लीस्ट फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, राइट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड hedging techniques, international financial market and instrument, euro currency, GDRS, ADRS, international arbitrage, multinational company budgeting। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत। अब यूनिट 5 में आ जाते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बहुत ही आसान है, इसमें भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएंगी ये सारी चीज़ें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। तो ये सारे जो है 2 वेरिएबल जो होते हैं डाटा, उसको एनालिसिस करने के लिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी, अप्रोच टू प्रोबेबिलिटीज, बियाजेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल और पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसर्च, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन,
concept method of sampling, probability and non-probability method, sampling distribution, central limit theorem, standard error, statistical estimation, ये सब चीज़ ये आपके रिसर्च के पार्ट हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जे टेस्ट, टी टेस्ट, नोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, चाई स्क्वायर टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, ठीक है, यू टेस्ट, बहुत सारी है, ठीक है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, यू टेस्ट, क्रॉसकल वैलिड टेस्ट यानी एच टेस्ट, ठीक है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट. अब उसके बाद अंत में आता है रिपोर्ट राइटिंग. उसके बाद है यूनिट 6वां में बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स जो काम करते हैं उनका मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट सबसे पहले, ठीक है. मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, responsibility and authority, delegation authority and decentralization, motivation and leadership, concept and theories, corporate governance and business ethics, human resource management, concept, role and function of HRM, human resource planning, recruitment, selection, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब एवोल्यूशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट. उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनालिटी, perception, attitude, emotion, group dynamics, power and policies, conflicts and negotiation, stress management, organizational culture, organizational development and organizational change. तो इन सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही डायनेमिक, बहुत पल पल बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बदलती रहती हैं, बहुत डायनेमिक है, ठीक है. डायनेमिक नेचर का होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है. तो वहाँ उस डायनेमिक नेचर को हमको समझना है कि कैसे है. उसके बाद आती हैं आपकी बैंकिंग. रुको 5 यूनिट तक हो गया था हमारा, ठीक है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट. ये है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके. ओवरव्यूज़ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है. कि अपना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है कि अपना आरआरबी जो है, सॉरी आरबीआई जो है सबसे मेन हेड अपेक्स बैंक है. वो हमारे देश में जितना भी बैंक है उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है. उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है. टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक और कॉर्पोरेट बैंक, ये 4 तरह के बैंक होते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट. बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, ठीक है. तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें. फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. राइट. उसके बाद फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, इसके बारे में जानेंगे क्या है, गहनता से जानेंगे. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो क्या क्या जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सबको हम देखेंगे. डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. अब यानी कि डिजिटलीकरण ऐसा नहीं करना चाहिए, बट डिजिटलीकरण हम समझने के लिए कह सकते हैं कि बैंकिंग में कैसे किस तरीके से जो
कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट कैसे हुआ, उसको डिजिटल कैसे बनाया, डाटा को कैसे डिजिटल हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग क्या है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से चलता है, काम कैसे ऑपरेट होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर limiting the insurability of risk, reinsurance, regulatory framework of insurance, IRDA and its role, IRDA and its role। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बैंकिंग के पार्ट हो गए। ओके, यूनिट 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, मार्केटिंग हम समझते हैं कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपके प्रोडक्ट डिसीजन, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। उसके बाद है प्रमोशन डिसीजन। ठीक है, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक, प्रमोशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो है मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जानते हो क्या है कि बेसिक चीज़ है डिसीजन लेने वाले। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटी आती हैं, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट आते हैं तो प्रोडक्ट में क्या क्या डिसीजन होगा, प्राइस होता है, प्राइस डिसीजन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, प्रमोशन के लिए। ठीक है, प्राइस हो गया, अब प्रमोशन यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो बन गया है उसका भी प्राइस तय हो गया है, अब उसको हमको मार्केट में लाना है तो कैसे हम अवायर करेंगे लोगों को, तो प्रमोशन डिसीजन कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, अब पसंद भी कर लिए, मंगा रहे हैं लोग तो उसको पहुंचाएंगे कैसे, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, कैसे क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर इसको समझना है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को समझना है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, ये सबको समझना है। ठीक है, तो सर्विस मार्केटिंग है। अब सर्विस मार्केटिंग में कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। ट्रेंड एंड मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM। ठीक है, तो एक नई चीज़ आ गई है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ये सब कुछ नया चीज़ें हैं। अब उसके बाद 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब इसमें लीगल चीज़ें देखेंगे, क्या क्या लीगल वाली चीज़ें हैं, लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फीस, कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, कसाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टोर। ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द कंपनीज एक्ट 2013, नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन, मैनेजमेंट मीटिंग एंड वाइंडिंग ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, क्या नेचर है, क्या कंपनी के क्या नेचर है, क्या फॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट मीटिंग एंड, ठीक है, मीटिंग कैसे होती है, वाइंडिंग अप कैसे होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या है, किस तरीके से होती हैं, कैसे बनती हैं। तो ये सब जो है आपके कंपनी एक्ट 2013 जो है पूरा निर्धारित करके रखा है, तो उस चीज़ को हमको समझना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया, द कंपनीज एक्ट 2002, ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजन, द कंपनीज एक्ट 2002, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्या प्रोविजन थे उसके बारे में देखेंगे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम्स एंड पेनाल्टीज, द RTI एक्ट 2005, ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजन, ठीक है, जो RT राइट टू इंफॉर्मेशन जो है RTI, ठीक है, 2005 में जो आया उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या प्रोविजन है उसके बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, इमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उसके लिए क्या करते हैं, पेटेंट कराते हैं, ट्रेडमार्क कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, इमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ ड्यूल जीएसटी। तो ड्यूल जीएसटी जो है कैसे वर्किंग होता है उसके बारे में देखेंगे। अब है अंत आखिरी यूनिट 10वां, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स बेसिक्स देखेंगे उसके, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स, तो टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस देखेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम देखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम में क्या क्या आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्या टैक्सेबल इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे, अंडर वेरियस हेड है, बहुत सारे इसके हेड हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सैलरी है, सैलरी हो गया आपके, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चार पाँच तो हेड हैं उसके मेन। डिडक्शन मतलब सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। उसके बाद है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, छूट, डिडक्शन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल कहने, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करने का मतलब जो है कि इंडिविजुअल है उसका जो टैक्स लायबल टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के अंतर्गत। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा टर्म है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन, हाँ ये है भाई बहुत अच्छा सब्जेक्ट। इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसे होता है, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये सब देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन बहुत दो टर्म है, उसके बीच क्या क्या अंतर है। टेक्निक ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाई डिसीजन, ठीक है, ओन और लीज इन एसेट्स, ऑन और लीज इन एसेट, ठीक है, ऑन करना चाहिए या लीज पे लेना चाहिए एसेट्स को, इसके बारे में है प्लानिंग। रिटर्न, रिन्यूअल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट जो है पढ़ेंगे। अब डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो ये सब चीज़ें हैं टोटल। इसके 10 यूनिट हैं, अगर इसको आप अच्छे से गहनता से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ों को एक एक बारीकी से, तो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप पक्का। ओके, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सारे चीज़ को अच्छे से जानिए समझिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए और अपना जीआरएफ का जो है एटलीस्ट जीआरएफ निकालिए, ओके, नेट निकालिए, बहुत अच्छा होगा और अच्छे अच्छे संस्थानों में आप जाके अपनी सेवाएं दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।